अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। ईरान और अमेरिका की जानिब से एक चिंगारी इस बारूद को आग में तब्दील कर सकती है। फिर मशरिक़ वुस्ता समेत सारी दुनिया इस आग की लपेट में भी आ सकती है। ईरान और अमेरिका ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हैं कि जहाँ से मुज़ाकरात की जानिब गाड़ी बढ़ी तो दुनिया में अमन आ जाएगा, और अगर किसी एक गलती, हटदर्मी, अना और ज़िद आड़े आ गई तो जंग के तिबल बजने में ज़रा देर नहीं लगेगी। एक जानिब सदर ट्रंप सख्त और दो टोक धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुआहदा ना हुआ तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी और दोबारा शुरू होगी। तो दूसरी जानिब ईरान भी ये दावा कर रहा है कि हालिया जंग के तजुर्बे के नतीजे में बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल देंगे। जहाँ ईरान और अमेरिका आपस में सींग फंसाए खड़े हैं, वहीं पाकिस्तान वो इकलौता मुल्क है जो इस जंग को रोकने और अमन मुज़ाकरात कराने के लिए मुसलसल मुतहर्रिक है और एक बार फिर नाउमीद नहीं हुआ। पाकिस्तान सिफारतकारी के आलमी मैदान में अहम कामयाबियां समेट रहा है और इस पर एतमाद का ऐलान ईरान और अमेरिका समेत रूस और चीन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालिसी के ज़रिए तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का सिलसिला बरकरार है, जिसने कशीदगी को बंद गली में जाने से रोका हुआ है। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से सदर ट्रंप गुज़श्ता दिनों चीन के दौरे से वापस आए। उनकी वापसी के बाद रूसी सदर पुतिन चीन के दौरे पर हैं, जिन्हें ईरान अमेरिका जंग के मुस्तकबिल के हवाले से अहम जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, अपडेट भी किया जा रहा है। रूसी सदर का ये दौरा आलमी ताकतों के नए तवाज़ुन की तरफ इशारा कर रहा है। ये वाज़ेह हो रहा है कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदलने के साथ साथ नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स और नई सफ़बंदियाँ भी वजूद में आ रही हैं। ईरान अमेरिका जंग और आलमी मंजरनामे की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमें पैनल पे ज्वाइन किया है आज माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, इनके साथ साथ साबिक सफ़ीर ग़ुलाम रसूल बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दिफ़ाई तज्ज़ियाकार एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में, इन अ सेंस के अभी तक आग और वो चिंगारी की जो हम बात कर रहे हैं वो चिंगारी लगी नहीं है। सदर शी जिनपिंग से मिलने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं, मुलाकात की है। इससे पहले ट्रंप साहब भी गए चाइना, उनका दौरा शायद उस तरीके से उनके नज़र में बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकल पाया, लेकिन ईरान का मसला भी वहीं पे खड़ा है उस दौरे के बाद। इस दौरे को कैसे देख रहे हैं जो आप पुतिन का और शी जिनपिंग का एक मुलाकात और उसके बाद तबादला ख्याल होगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए कि ये जो रशिया चाइना समिट हो रही है उसमें तकरीबन 20 मुआहदे हुए हैं, एनर्जी कोऑपरेशन की बातें हो रही हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन ज़ाहिर बात है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा था चाइना का, उसमें उम्मीदें तो बहुत थी कि बड़े पैमाने पे शायद कोई बिजनेस डील्स होंगी, इतने बड़े-बड़े सीईओज गए हुए थे कंपनीज के, लेकिन कोई ऐसी चीज़ वो नहीं हुई। और वो ये कह रहे हैं, अब रशिया और चाइना तो कह रहे हैं जी कि हम ये जो यूनिलैटरल, ये जो हेजेमोनिक एम्बिशन है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे और हम ना ये ब्लॉक कन्फ्रंटेशन चाहते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। ट्रंप साहब तो बेसिकली फ्रैंकली वहाँ पे गए थे अपने ताल्लुकात बेहतर करने, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको पता है ट्रंप साहब कह चुके हैं कि मैं ये G7 और ये कोई ऐसी मल्टीलैटरल दुनिया को नहीं मानता। दुनिया में दो ही पावर्स हैं, G2, चाइना और अमेरिका, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि चाइनीज़ लीडरशिप ने उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल और बहुत इज्जत तो दी, लेकिन कोई डील्स वगैरह उनके साथ जो है वो नहीं हुई। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इतने लोग, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में जब ट्रंप साहब गए थे तो 250 बिलियन डॉलर्स की डील्स हुई थी। वो कितनी मैच्योर हुई वो अलग बात है, लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी देखें रशिया जो है वो चाइनीज़ दोनों ये 20 मुआहदे जिन्होंने पैक्ट्स किए हैं, तो चाइना ये मैसेज दे रहा है कि अगर हमारी स्टेबल पार्टनरशिप हो, अगर कॉन्टिन्यूटी हो, अगर ये जो स्ट्रेटेजिक जिसे वो कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कि अगर एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो जिसमें डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए।
तो वो उन्होंने अमेरिका और रशिया के साथ इतने मुआहदे करके ये बताया क्योंकि हमारी इनके साथ कॉन्टिन्यूटी है तो हम बिजनेस ज्यादा कर सकते हैं। आप आते हैं, आप हम पे टैरिफ लगाते हैं, आप हमें टफ टाइम देते हैं, तो हम आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते। तो और दूसरा उन्होंने दोनों को बराबर ला के खड़ा कर दिया। और आपको पता है चाइना की मजबूरी भी है, उन्होंने तेल भी बहुत सारा खरीदना है और रशिया की भी जारी बात है इकोनॉमी इस जंग के अंदर फ्लरिश चाइना की वजह से कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये दो डिफरेंसेस हैं जो नजर आ रहे हैं और वो कैटेगोरिकली हम ये कह सकते हैं कि पुतिन को लेके चाइना का रवैया बहुत मुख्तलिफ था और मुख्तलिफ है, और अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर चाइना का इस बार का जो रवैया है उनके पहले दौरे से भी मुख्तलिफ है और अभी भी मुख्तलिफ है। यानी चाइना ने इस्तकबाल तो ज़ाहिर है कि वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं खालिद चिश्ती साहब, और पहले भी इसकी काफ़ी मिसालें मिलती हैं, बहुत सारे सुदूर जो है जब गए हैं अमेरिका तो ऐसे ही प्रोटोकॉल होता है। लेकिन वो अचीवमेंट जो ट्रंप साहब जाके तमगा सजा सकते थे, जाके बता सकते थे कांग्रेस को, अवाम को कि मैंने ये किया, वो नहीं उनके हाथ आया। अच्छा, हाथ सिर्फ उनके ये नहीं आया, हाथ उनके ईरान वाला तमगा भी नहीं आया। क्या अमेरिकन ये समझ के गए थे और अभी भी वो समझ चुके हैं कि ईरान का मसला चाइना ने हल नहीं करना, ये हमने खुद करना है ईरान के साथ बैठ के, या कोई और वजह है? जी बहुत शुक्रिया मिस फरवा, आपने इनवाइट किया। देखिए, हम क्योंकि जाहिर है हमारी लिमिटेशन होती है मीडिया पे या तजिया निगारी में कि हम ऑप्टिक्स पर जाते हैं, जाहिर है इंडोर तो हमें प्रेस रिलीज या एक्चुअल नहीं बताया जाता कि अंदर क्या एग्रीमेंट हुआ है, तो जाहिर है हमने उसी से अंदाजे लगाने होते हैं। जिस प्रोटोकॉल की आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि उनके वाइस प्रेसिडेंट आमतौर पर रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पर, और उसके बाद पीपल्स हॉल में या जो प्रेसिडेंशियल पैलेस होता है उसके अंदर उनको एक वेलकम किया जाता है, या सेनेमन का जो स्क्वायर है मिलिट्री परेड का, वहां पर अगर कोई परेड हो रही हो तो वहां ले जाते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक रहा है। आज तक जो सबसे ज्यादा वेलकमिंग शायद इनका विजिट हुआ हिस्टोरिकली, आपको याद होगा हेनरी किसिंजर ने 71 में हमारा विजिट किया था पाकिस्तान, और वहां पे ये कहा गया था बीमार होकर मरी चले गए हैं, लेकिन एक्चुअली चाइना चले गए थे। फिर उन्होंने रामवार की, फिर 73 में निक्सन आए, उनको अच्छा वार्म वेलकम मिला। निक्सन ने पहली दफा चाइना को दुनिया से कनेक्ट कराया था जब वो कोई पावर नहीं था इकोनॉमिक। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2009 को, जब प्रेसिडेंट ओबामा आए, तो कहा जाता है, और मैंने जितने फॉलो किए विजिट, सबसे ज्यादा वार्म प्रेसिडेंट ओबामा को दिया गया था 2009 में। जो लास्ट विजिट उसमें भी आप नोट करें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी लास्ट विजिट था ओबामा को भी रिसीव करने के लिए, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट शी आए थे जो अब प्रेसिडेंट है, और जब वो ओबामा को रिसीव करने गए थे तो उनको पता था कि मैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट मैं हूं। और उसके बाद प्रोटोकॉल में वो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ओबामा को रिसीव किया था। तो ट्रेडिशनली आई थिंक अगर हम सिर्फ एयरपोर्ट वेलकम पे करें तो आपकी बात ठीक है, मॉडरेट रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस दफा बहुत ज्यादा इंसेंटिव भी उनको दिया था। आपको याद है जेबी मॉर्गन गए थे जो सबसे बड़े बैंकर हैं, वो चाहते थे चाइना को कहें कि वो इन्वेस्ट करे। फिर एलोन मस्क गए हैं जो सबसे बड़ी बैटरियां बनाने वाली और टेस्ला कारें बनाने वाली, उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ा सेटअप चाइना में है। फिर वो सैन वॉन लेकर गए थे साथ अपने, जो सबसे बड़ा नवीडिया जो चिप्स और सिम बनती हैं खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनको साथ लेकर गए थे। ऑल्दो वो खुद ताइवानी है लेकिन अमेरिकन है, और उनको साथ ले जाने का मकसद ही यही था कि मैं इतना बड़ा इंसेंटिव लेकर आया हूँ, इतने बड़े बिजनेसमैन लेकर आया हूँ ताकि चाइना को खोला जा सके उन चीजों पर जहां वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। खास तौर पर आपने नोट किया कि उसको ताइवान पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाए, ईरान की तरफ थोड़ा सा रागिब किया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जाने से पहले आपने नोट किया होगा आखिरी बात कि उन्होंने बड़ा जोर लगाया, पूरी कोशिश की, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट होके भी देखा और फर्म होके भी देखा, लेकिन वो ईरान की डील नहीं हो सकी। वो नहीं चाहते थे कि जब वो चाइना जाए तो पोजीशन ऑफ वीकनेस से जाएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक हेल्पलेस प्रेसिडेंट है जो इतनी कोशिश के बावजूद ना तो सीजफायर अभी तक करवा सका ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सका। तो ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो नहीं थी उनकी। वो जाहिर है जब आपकी पोजीशन और ताइवान पर भी उनको कुछ मिला नहीं है, जस्ट एडिंग। जी बिल्कुल, ताइवान का भी यही था कि ताइवान का $11 बिलियन का जो उन्होंने असला सपोर्ट किया हुआ है, और वो जाहिर है उधर से भी उसको फेस ऑफ देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बिहाइंड द डोर अभी भी मैं यही कंफर्म नहीं कर सकता, जाहिर है हमें पता नहीं है, हो सकता है ये एक एलिमेंट हो, गिव एंड टेक ताइवान वर्सेस ईरान हुआ हो कि आप अगर हमें ताइवान पे रिलैक्स कराएंगे तो हम आपकी ईरान से जान छुड़वाने में मदद करेंगे। जाहिर है ऐसी चीजें स्टेटमेंट पर या एयरपोर्ट पर जर्नलिस्ट को नहीं बताई जाती कि हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है, वो कुछ दिन में अनफोल्ड होगी तो फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे कमेंट करने की। ठीक है, लेकिन अभी तक जो अपेरेंटली लग रहा है वो यही लग रहा है कि कोई खास ज्यादा अच्छी खबरें अमेरिका के सदर ट्रंप के लिए नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल एम्बेसडर साहब कि अमेरिकी सेनेट ने ईरानी जो नाकाबंदी है
उसे ख़त्म करने और फ़ौजी वापस बुलाने, नहीं अमेरिका को ये बोला है कि जी आप एक एक्स्ट्रा जंग जो नहीं है आपकी, उसमें आप इतना पैसा डाल रहे हैं तो ये ना करें। ऐसे में ट्रम्प साहब तो मुसलसल कह रहे हैं कि हमने अपने दोस्त ममालिक के कहने पे रोक लिया, वरना हम तो आज बम मारने वाले थे। कभी वो क्या कहते, कभी वो क्या कहते हैं। तो आपको लगता है कि होल्ड कर पाएगी कांग्रेस या अमेरिकी अवाम ट्रम्प साहब को दोबारा रिज्यूम करने में ये जंग? थैंक यू। आई थिंक हम उस तरफ नहीं जाते। अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे करीब क्या हो रहा है। गल्फ में क्या हो रहा है, ईरान अमेरिका की तरफ से और चाइना और रशिया की तरफ से। उसमें मैं आप लोगों की जो टेंशन में ड्रॉ करना चाहता हूँ और अपने ऑडियंस को भी, कि जो 2 जुमले कहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प शी ने, और जो बातचीत हुई रशियन प्रेसिडेंट के साथ, कि दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज रिसीडिंग बैक टू द लॉ ऑफ द जंगल। मैं इसको पढ़ता हूँ इस तरह से कि दिस इज द सम टोटल ऑफ हिज असेसमेंट ऑफ वेयर अमेरिका इज गोइंग, और इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की थिंकिंग दुनिया के मुतालिक क्या है। और चाइनीज़ को चूँकि थोड़ा बहुत वहाँ काम किया, मैं उसके फॉरेन अफेयर्स में चाइना डेस्क के ऊपर मैंने एज ए डायरेक्टर काफ़ी अरसा बल्कि, तो मैं इनको जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट, और ख़ास तौर पे एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस नहीं होगी। इसका मतलब मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि चाइनीज़ president, Chinese state and the government is convinced कि इस वक्त दुनिया जो है वो इंटरनेशनल जो सिस्टम है, लॉ बेस्ड, रूल बेस्ड, वो ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त माइट और राइट की जो पॉलिसी प्रेसिडेंट ऑब्वियसली एक ही मुल्क कर रहा है, अमेरिका अंडर मिस्टर ट्रम्प, and to some extent Mr. Putin, Russia under Mr. Putin in Ukraine. तो मेरे ख्याल में ये मैसेज एक तो असेसमेंट था कि इस वक्त वो क्या समझते हैं, what America is thinking about this world and what China thinks about the crisis in both, although he did not say about exactly, but this what he means, कि जो गल्फ में है वो भी इंटरनेशनल लॉ की मुकम्मल तौर पे धज्जियां उड़ गई हैं, माइट एंड राइट को किया जा रहा है। सेम इज द केस विद इन यूक्रेन, जहां पे उनके अपने रीजंस होंगे, दैट इज डिफरेंट, बट दैट इज हाउ आई थिंक चाइना उसको इस तरह समझ रहा है। अब हम आते हैं कि इन हालात में रशियन प्रेसिडेंट के साथ मजीद क्या बात हो सकती है। In fact, it's very interesting, and again, I would like our audience and our panel also to recall कि किसेंजर की जो थियरी थी, इसी वजह से किसेंजर पाकिस्तान आया, फिर उसके बाद निक्सन यहाँ से गया, वो उनका ये कॉन्सेप्ट था किसेंजर का एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके बाद कि चाइना को किसी तरह से भी रशिया के ऑर्बिट में नहीं आने देना चाहिए, इसलिए कि दैट विल चेंज द एंटायर द बैलेंस ऑफ पावर ग्लोबली। और एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है आज कि रशिया और चाइना साथ मिल रहे हैं, एंड दैट इज द बैलेंसिंग पावर व्हिच विल और व्हिच कुड एक्चुअली अल्टीमेटली रिप्लेस अमेरिकन हेजेमनी इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो खदोखाल देख रहे हैं इस चेंज के। अब सवाल ये है कि ये दोनों जो क्राइसिस इस वक्त, एक तो एक्टिव जंग है और ये भी पॉज जंग जो है, तो इसमें क्या उसको रोकने में रशिया चाइना कोई रोल अदा करेंगे, नहीं करेंगे, या दे विल बी बाय स्टैंडर्ड्स। इफ दे आर बाय स्टैंडर्ड्स देन आई थिंक दे हैव नॉट अंडरस्टूड द डायनामिक्स, फिर वो उनके नुकसान में जाता है, इस तरह उनके फेवर में नहीं जाता कि देन if US is able to, because of its power, able to pound Iran and be a preponderant power in the most vital region, that is Gulf region, then I think he can delay the emergence of multipolar world. I think both countries already knew it, रशिया और चाइना। जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही थी कि ट्रम्प साहब की नज़र में तो इट्स G2, either it's China or either it's America. There is no other power on earth. लेकिन हम समझ रहे हैं, जो हमें डायनामिक समझ आ रहे हैं कि दोनों ममालिक अगर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो there must be exchange. And I think as far as I have studied Chinese or you must have worked with them, तो चाइनीज़ का बड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है टू परस्यू इन डिप्लोमेसी। दे डोंट कम फॉरवर्ड एंड
negate you or dictate you or tells you. But anyways, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने भी जाना है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जाना है, अब अभी पता चल रहा है कि साथ डार साहब भी जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी उनके साथ जाएंगे चाइना. हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू सी इट इज़, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं ज़ाहिर है कि इसमें मौसम साहब को भी डिस्कस करना चाह रही हूँ, तेहरान का इमरजेंसी का दौरा, लेकिन एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा गए हैं, लेकिन उससे पहले इस पर रोशनी डालिएगा ज़रा. जी, मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा चीन है, ये भी पिछले साल की जंग और ये जो अभी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जो बढ़ी है उस तनाज़र में इसकी भी बहुत रेलिवेंस है. एक तो देखिए हमारी स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है, हमारी चाइना की ऑल वेदर फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट, लेकिन हमें इसको एक कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कैसे चेंज करना है. डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सी पैक जैसे जो मौके आए, लेकिन हम उसको अपनी एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में जिस तरह कन्वर्ट करने की ज़रूरत है वो शायद उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा. और अभी जैसे मैं देख रहा था अभी रिसेंटली एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ये सी पैक 2 की बातें हो रही हैं. हाँ जी, 2.2. कुछ अर्सा पहले भी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो सी पैक 2 की बातें हो रही थी, अभी भी सी पैक 2 की बातें हो रही हैं. तो मेरा ख्याल है कि हमें चाइना को मजीद कहना चाहिए. ऑब्वियसली गवर्नमेंट सोच रही होगी कि मजीद कहाँ कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या किन बिजनेसेस में करनी चाहिए, और उनके भी कंसर्न्स हैं डेफिनेटली वो जो एड्रेस होंगे. तो हमारा डिफेंस साइड पे तो बहुत अच्छा ताल्लुक है, पार्टनरशिप भी हमारी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट भी बहुत हाई है, लेकिन जो चाइना हमसे एक्सपेक्ट करता है हमें उसमें थोड़ा सा मजीद डिलीवर करने की जरूरत है. लेकिन एक अच्छा एडवांटेज आया है कि जो ये जंग के दौरान कराची पोर्ट या पोर्ट कासम या गवादर पे इवन एक्टिव हो गई है. हाँ जी जी, ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा पॉइंट है जिसमें हम चाइनीज को मजीद कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स करें. तो मैं जसारत कर लूँ आपसे ये सवाल करने की कि अब की बार जब प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो ये भी इसलिए जाएंगे कि ईरान की जंग बंदी जल्दी हो जाए, या ज़्यादा मफाद वो वाला होगा जो ट्रम्प साहब भी लेकर आए थे कि बिजनेस की तरफ जाएं, हमें भी शायद थोड़ा सा मेरे ख्याल से उधार ले लेना चाहिए. देखिए मैं नहीं समझता चाइना की, ये लोग बहुत एक बात करते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा कार्ड्स रखता है ईरान के हवाले से. देखिए चाइना ने 2 चीज़ें मानी हैं अमेरिका के सामने, एक तो हम असला नहीं देंगे ईरान को, और दूसरा हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो नहीं अपना वो मिलिट्री ग्रेड बना सकते. 2 चीज़ें तो ये हो गई. अब सवाल ये पैदा होता है कि ना ही तो कोई इतनी लंबी चौड़ी मिलिट्री डिटेरेंस भी चाइना एस्टैब्लिश नहीं कर सका. चाइना कंसेशनल तेल तो बहुत ज्यादा लेता है ईरान से. तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा एक अरसा था अगर चाइना इस वक्त में ईरान की हेल्प कर सकता था, लेकिन वो नहीं हो सकी. तो इसको भी देखना चाहिए. और ट्रम्प ने तो जानते से पहले चाइना कह दिया था कि हमें चाइना की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि मार्को रूबियो ने वहां बैठ के कहा था हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ हार्मस खुलवाएं ये वो, लेकिन चाइनीज क्यों खुलवाएंगे? चाइनीज क्यों चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि अमेरिकन यहाँ पे दे शुड लुक अगली. मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है और दुनिया में वो फंसे हुए हैं, स्टेट ऑफ हार्मस भी बंद है, सारा कुछ वो चल नहीं रहा, उनको एग्जिट भी नहीं मिल रहा, अरब पार्टनर्स भी नाराज हैं. तो वो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा एग्जिट उनके लिए चाहते हैं. अमेरिकन के लिए वो चाहते हैं दे शुड लुक द वे दे आर, ये यहीं फंसे रहें. तो ये मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है. बाकी चाइना के नाम बहुत लिया जाता है रशिया का, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हमने देख ही लिया. ठीक है, इन्हीं के इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि चाइना डजंट डील ईरान द सेम वे इट डील्स पाकिस्तान. चलिए इस पे मैं अपने बाकी मेहमानों पे भी जाऊंगी, सवाल करूंगी. एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक. इन द मिडल ऑफ दिस सीज फायर ट्रम्प साहब के बड़े सारे बयान चेंज होते रहते हैं. आज वो कह रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज एंड आई वांट द डील डन वेरी क्विकली विद इरानियंस. तो बहुत सारे बयान तो आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले खालिद चिश्ती साहब, जो कमर साहब बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के चाइना या रशिया ईरान को उस तरीके से डील नहीं करता जिस तरह चाइना पाकिस्तान को डील करता है. उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए हैं. आप अग्री करते हैं? जी, मेरा ख्याल है कभी भी 2 मुल्क जो होते हैं, कोई एक इस तरह का जो इकोनॉमिक पावर होती है वो एक ही यार्ड स्टिक से या एक ही पैरामीटर्स पर बिल्कुल नहीं करता.
वो इंडिविजुअल उनके टर्म्स होते हैं, अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट होती है, अपनी कन्वर्जेंस होती है, उसी हिसाब से डील किया जाता है। जैसे अब चाइना ने अगर अमेरिका से बातचीत की है तो उनके ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे। जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत हुई है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों अपने अपनी जाहिर नेशनल इंटरेस्ट लेकर आते हैं। तो बिल्कुल आई एग्री कि उन्होंने इंडिविजुअली डील किया है। एक नुक्ते पर एग्रीमेंट हो सकता है कि जो पाकिस्तान कर रहा है ईरान के बारे में, चाइना का भी वही मौकफ हो, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर डीलिंग जिस तरह करनी है, ये टर्म्स किस तरह रखने हैं, ये अमेरिका का क्या कंफर्ट लेवल चाइना रख सकता है इस नुक्ते पर और पाकिस्तान क्या रख सकता है, आई थिंक उसमें डाइवर्जेंस हो सकती है और वह कुदरती अमल है। नहीं, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा पस मंज़र देखें, हमेशा से ये बात तो वाज़े थी कि ईरान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ अमेरिकन ब्लॉक, वो हमेशा से चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा तो रहा है। तो ये भी अज्यूम किया जा रहा था अमेरिकन की तरफ से कि शायद कहीं ना कहीं से सपोर्ट, और आपको पता है शुरू के हिस्से में जंग के ये शायद बयानात आए भी थे कि चाइना सपोर्ट कर रहा है, असलहा दे रहा है, हमें लग रहा है जो रडार्स वो यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे भी कुछ एनालिस्ट ने यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन पर ये कहा कि जी बिल्कुल, और इवन इंडियन स्क्रीन पर भी बैठ के चाइना ने, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इसको अमेरिकन के सामने माना है कि हमको ऐसी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, असलहा नहीं दे रहे हैं, बट बावजूद इसके आप नहीं समझते कि ईरान का डैमेज जो है वो समहाउ पाकिस्तान का डैमेज कंसीडर किया जा सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि दीवार के साथ दीवार लगती है, और फिर पाकिस्तान का जो डैमेज है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू चाइनीज ऑल्सो। जी देखिए, चाइनीज का जो रीजनल इंटरेस्ट है उसके अंदर मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक बिल्कुल ऑल टुगेदर उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्योंकि हमारा डायरेक्ट थ्रेट हमें ईस्टर्न साइड से है। और जाहिर है जो आपने देख लिया मई 2025 के अंदर चाइना ने तो इवन ये भी इंडिया ने कह दिया कि जंग ही जीत कर चाइना ने दी है, क्योंकि उन्होंने परसीव किया कि चाइना शायद इतना स्टेक बड़ा होल्डर है कि वो आकर हमारे ब्याह पे कोई जंग लड़ लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाइना जब हमारी जो अपोजिशन होती है, मुखालफत होती है, ये जंग होती है, उसको जेहन में रखकर हमारे साथ डील करता है। लेकिन ईरान के अंदर लीवरेज ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहां तक मैं आपको थोड़ा सा डाटा हकीकत से कनेक्ट करते हैं। 11 मई को एक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन एक पास हुआ है, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बहरी जहाज जाएंगे उस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत उनकी तलाशी ली जा सकती है, इंटरनेशनल फोर्सेस ले सकती हैं। और उसको चाइना ने और रूस ने वीटो नहीं किया और वो पास हो गई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि रेजोल्यूशन इसके खिलाफ आई थी, चाइना स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ के बाय फोर्स खोले, तो वो वीटो कर दिया था चाइना ने भी। तो वजह क्या है, क्यों ट्रांसफॉर्म हुआ? इसकी वजह मेरी नजर में ये है कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के चाइना के दौरे से 2 दिन पहले ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। चाइना ये मैसेज देना चाहता था अमेरिका को कि अगर आप हमारे साथ चलें, यानी ताइवान पर टैरिफ पर हमारे साथ रिलैक्सेशन करें, तो हम ईरान पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। मुझे ये ऐसा लगा, क्योंकि आपने देखा दूसरी ईरान के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस थी। आप उन दिनों में ईरान का मीडिया उठाकर देखें, वो डिस्टर्बेंस थी बहुत उनके अंदर कि कैसे चाइना ने और रशिया ने इस करारदाद को वीटो नहीं किया। तो मैंने ये साबित करने की मिसाल से कोशिश की है कि अपरेंटली जो मर्जी हो, लेकिन जब एक्चुअल अपना नेशनल इंटरेस्ट आता है तो फिर हर मुल्क कहीं ना कहीं लेट गो कर देता है। अब 11 मई की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो दौरे को वेलकमिंग बताने के लिए था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइजेस करें तो हम आपको पॉजिटिव जेस्चर कहीं और दे देंगे। लेकिन वो हुआ या नहीं, लेवरेज ऑन ताइवान, जो कि जाहिर है कि जिसके लिए एक्चुअली चाइना प्रिपेयर्ड भी है, वो ड्रिल्स भी कर रहे हैं, वो प्रिपेयर्ड भी है मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, डिफेंस के लिहाज से भी, लेकिन उसके बावजूद वो चाह रहे हैं कि अगर आप हमें यहाँ पे लेवरेज दें तो वी कैन टॉक टू ईरान एंड दे कैन टॉक टू ईरान एंड ईरान वुड अग्री ऑन दिस, क्योंकि ज़रा कि ईरान का ज़्यादा तेल जाता ही चाइना में। लेकिन बड़ी अचीवमेंट मुझे लगता है जंग में से ये होगी कि दोनों अपने अपने हिस्से का कुछ मार्जिन निकाल लें, वो क्या कहते हैं कि कोटा निकाल लें, जो आता है जिसके भी हिस्सा बकदर जुस्सा। और ईरान पे सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि सैंक्शंस हटना ज़रूरी है। न्यूक्लियर का आपने एयर कमांडर साहब आपने भी जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि दोनों ने कलेक्टिवली कहा है, चाइना ने भी अमेरिका ने भी, न्यूक्लियर नहीं बनने देने। एक्चुअली तो खामनेई साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है कि वो तो कहते हैं कि ये नॉन इस्लामिक चीज़ है, ये तो बनने ही नहीं देना चाहिए। तो वो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ईरान ये सोचेगा कि हमें बनना है, बल्कि शायद वो कुछ इससे थ्रेट करके गेन कर सकता है। बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, एम्बेसडर साहब आपसे आगाज़ करते फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ। मोहसिन साहब का 1 हफ्ते में दूसरा विजिट टू तेहरान, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्या बड़ा करीब है कुछ अचीव करने के? देखिए, दोनों हैं। या तो रिस्क बहुत बड़ा है। देखिए, जब इतनी बड़ी कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस होती है तो उसको आप सिर्फ
धमकी नहीं समझते। ये नो डाउट अबाउट इट कि ये क्लासिकल थियरी है कि द थ्रेट हैज़ टू बी हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय ए काइनेटिक पावर, वो बात दुरुस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फोर्सेस इसको धकेल रही है फॉर द फाइनल ब्लो टू ईरान, वो भी बहुत एक्टिव है, जिसमें ऑब्वियसली जो है वो इजराइल है और नेतन्याहू है। और अब भी मैं समझता हूँ कि उसके अंदर असेसमेंट उनकी ये है कि इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ अचीवेबल कि हम इसको, इस रिजीम को इतना हम डिप्लीटेट कर देंगे स्टेट को कि वो एक दिन आएगा, माह में, 2 माह में, 6 माह में, somebody will come and step in, और वो जो हमारा असल ऑब्जेक्टिव है इनका ऑफ रिजीम चेंज, वो हो जाएगा। और फिर वहाँ पे भी एक जो है, जिस तरह सीरिया में वो प्रेसिडेंट लाए, ऐसा कोई प्रेसिडेंट आ जाएगा जो कि फिर देन he will do the Israeli bidding। देखिए, हमेशा ये बहुत से लोग इसमें अब मेरे साथ एग्री करते हैं और एनालिसिस भी आया है कि इजराइल का सबसे बड़ा मतमाय नज़र यही रहा है, स्ट्रैटेजी रही है कि इट मस्ट बी सराउंडेड बाय वीक और ब्रोकन स्टेट्स और सबसर्विएंट स्टेट्स। तो वो उनका एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है, और उसी प्रिज्म से मैं तमाम इजरायली पॉलिसीज और अमेरिकन पॉलिसीज को देखता हूँ। और मैं नहीं समझता कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान ने बहुत बड़ा अच्छा अकाउंट ऑफ ब्रेवरी और अपनी टैक्टिक्स, एसिमेट्रिकल वॉर, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, ऑल ऑफ दैट, जो कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने बहुत सारे, और बल्कि खालिद चिश्ती इससे बेहतर बता सकते हैं, 42 तैयारों को तो उन्होंने खुद एडमिट किया है कि गिरे हैं हमारे, वो है अपनी जगह पे है। लेकिन उसके बावजूद भी, मैं सिर्फ ये खत्म कर लूं पॉइंट, उसके बावजूद भी ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि आई थिंक at the top of the Western establishment, the deep state in the US especially, and the Zionist system, global system, कि अब भी वो इजराइल को सिक्योर नहीं समझ रहे। तो उसकी सिक्योरिटी इसमें है कि यहाँ पे ये जो आखिरी भी अगर एक कंट्री है जो कि उसको मानती भी नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस उसको, और साथ ही एक खतरा भी है, तो दे विल वन वे और द अदर, दे थिंक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेंगे। लेकिन इस वक्त वो ये समझ रहे हैं कि ईरान, अब भी वो समझते हैं, डिस्पाइट आवर असेसमेंट के नहीं, दे आर रॉन्ग, कि ईरान माइट बी एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट, प्रॉब्ली दे डोंट थिंक सो मेरे ख्याल है वो, और हम ये कहते हैं कि अमेरिका इज एट्स and Israel are at their weakest point. So this is the difference in perception. That's how you look at it, and sometimes your own kind of desire and your own preferences also become your perception. वो भी एक मसला है, लिमिटेशन है। लेकिन अगर कोल्ड कैलकुलेशन से भी जाया जाए तो वर्डिक्ट इज नॉट क्लियर येट कि इस Iran at the weakest point of its history, or US and Israel are at the weakest point of their history. So I think we'll have to wait and see कि what happens. अगर ये जंग दोबारा होती है, that might decide, और अगर negotiations होंगी तो that will decide कि which of the side is at the weakest point of their history. So we need to wait and watch, but उस wait and watch में लोगों की माशी हालत बहुत बुरी होती जा रही है। पाकिस्तान से मुल्क में बहुत ज़्यादा असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। बट एनीवेज इट्स रिलेटेड टू ज़ाहिर ग्लोबल इकोनॉमी और फिर जो उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि लेस देन अ वीक इन अ सेकेंड ट्रिप टू तेहरान मेक्स सेंस ऑफ काइंड ऑफ अर्जेंसी, मे बी क्योंकि शायद ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया है कि वो जल्दी चाहते हैं बात करना और मुआहदा करना। ये वजह समझ आ रही है या कोई और वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है कि डेली बेसिस पे बात तो हो रही होगी ईरानियन से, अमेरिकन से, और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान ज़रूर कन्वे कर रहा होगा अपनी असेसमेंट कि अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जब सीज फायर अनाउंस हुआ था तो पता चल रहा था ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, कब तक है, एक लंबा अर्सा है। लेकिन अभी वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मैंने जो कल अटैक करना था मुझे तो फलां मुल्क ने रोक दिया, तो इस तरह की चीज़ें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ईरान गए होंगे मिनिस्टर साहब, उनको समझने और उनको समझाने और उनको बताने कि पाकिस्तान क्या रीड कर रहा है। और इस चीज़ को भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये समझता है कि
अगर चीज़ें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती तो बड़ा वक्त जो टाइम है वो बड़ा कम है दोनों साइड्स के पास। अदरवाइज एक नई जो है वो कन्फ्रंटेशन शुरू होगी। ईरान ये समझता है कि उसके पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो जीसीसी ममालिक पे हमला करेगा, वो और जो स्टेट ऑफ हार्मुज की जो थोड़ी बहुत चल रहा है वो भी बंद कर देगा। अमेरिकन समझते हैं कि इस दफ़ा हमें उनकी नेवी पे हमला करना है, या स्पीड बोट्स, ड्रोन बोट्स। जैसे कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो फिर ज़ाहिर है कि अब आपने खुद ही कह दिया कि डेली बेसिस पे राब्ते तो हो रहे होंगे, इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ से वहाँ पैगाम रसानी भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ तो बड़े करीब है जिसकी वजह से मोहसिन साहब एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा गए हैं, और जाहिर है कि फील्ड मार्शल भी इस बार नहीं गए साथ। तो बिल्कुल फील्ड मार्शल सारी बात है, बार बार तो नहीं वो जाएंगे क्योंकि उनके जाने के बिल्कुल ऑप्टिक्स डिफरेंट होते हैं, और उसको जारी बात है ग्लोबल मीडिया भी उसको बहुत ज़्यादा वो करता है। लास्ट टाइम भी वो आई थिंक जो खबरों में आया था कि वो अपने ज़्यादा टाइम वहाँ पे रहे, और बेसिकली मकसद यही था कि उनको समझना। और अभी भी देखें, ये ईरान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है कि वो क्या करना चाहते हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। हम तो जारी बात है हमारा काम है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करना, जो ट्रस्ट जहाँ पे कम हो जाता है उसको ट्रस्ट को ठीक करना। अदर देन दैट हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, अपनी उनकी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन एज ए फ्रेंड एंड नेबरिंग कंट्री, मुसलमान मुल्क होने के नाते, और जितनी पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया आज तक, आप इमेजिन करें कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इवन के अमेरिकन स्ट्राइक्स को हमने कंडेम भी किया है, जो कि बहुत कम दुनिया के मुसलमान मुल्कों ने या वैसे भी अदरवाइज मुल्कों ने बड़ा कम किया। बोल्ड स्टेप पाकिस्तान ने लिए जंग के शुरू में ही, मीडिएशन रोल तो मैं बाद में मिला है ना, तो ये, लेकिन हमने जंग में ही बड़ा प्रिंसिपल जो स्टैंड लिए हैं, तो वो ईरान को जारी बात है हम एक वहाँ पे एक लिवरेज या एक्सेस रखते हैं, और हम तो हमें इस बात पर बड़ा फख्र है कि हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके ऊपर हमारी लिवरेज है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को पाकिस्तान जरूर बता रहा होगा कि हम क्या समझ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, अगर या आप क्या कर सकते हैं इन सिनेरियो के अंदर, बिकॉज हम उनको यानी कि आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया हर लिहाज से। ज़ाहिर है कि आप कह रहे हैं कि ईरान ने ये फैसला करना है, यही बात ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि ईरान ने ये फैसला करना है, और लग भी हो रहा है कि ईरान ने फैसला करना है कि आया जंग को कंटिन्यू करना है, जंग को रोकना है, किन शराइत पर रोकना है, कितनी शराइत पर रोकना है, कहाँ पर रोकना है। ये लिमिटेशंस या बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में चली गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चिश्ती साहब से सवाल ये तो करेंगे ही, जो हम कंटिन्यू करेंगे, कमेंट लेंगे ही, साथ में पाकिस्तान से जो रूठे हुए ममालिक थे वो थोड़ा थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, यूएई की तरफ हम बात कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कमरोर साहब, इस जंग के दौरान पाकिस्तान से कुछ ममालिक खासे नाराज़ भी हुए, बल्कि उनकी नाराज़गी की वजह तो शायद आखिरी साल से चल रही थी, पर इस बार इस जंग के दौरान शायद कुछ ज़्यादा वजूहात मिल गई। फिर उस एक स्पेसिफिक ब्लॉक में जाने के लिए उन्होंने भी तगोदो की, पाकिस्तान और उनके अलाइज से हटकर। अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद यूएई इज़ रीचिंग आउट पाकिस्तान, दोबारा से शायद पाकिस्तान को जो है उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, और दूसरा जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है ये कोई खुशखबरी का पेश खैमा है या फिर अल्लाह माफ़ कर दे। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए एफर्ट तो बहुत ज़्यादा की जाती है और की भी जा रही है इतना अरसे से। मोहसिन नकवी साहब का दौरा उसी की कंटिन्यूएशन होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि एक दौरे से काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स हैं आपस में। अगर दोनों ने डिसाइड करना होता, मोहसिन नकवी साहब ने और ईरानी गवर्नमेंट ने, फिर तो शायद खुशखबरी होती। लेकिन जाहिर है वो तो एक पैसिफाई करते हैं, एक ग्राउंड बनवाते हैं, एक कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं एक दूसरे के, और ऑब्वियसली एक कैपेसिटी का एहसास दिलवाते हैं कि आपकी इतनी नहीं रही और मिलिटरीली आप प्रोलॉन्ग ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। आई एम श्योर ये पॉइंट अभी होता है पैसिफाई करने का, ये मेरा एनालिसिस है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही थी कि जो ब्लॉक बनने आ रहे हैं, वो तो ब्लॉक तो पहले से बने जा रहे थे और बने हुए थे। उसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट हम काफ़ी दिनों से या काफ़ी हफ्तों से विजिबल नज़र आ रहा था। अब क्योंकि ज़ाहिर है एक कन्फ्रंटेशन हो गई और ईरान ने फोकस कर लिया ज़्यादा यूएई पर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेटिंग हुई। इवन ईरान की जो सबसे ज़्यादा आउटसाइड हुई है वो यूएई को टारगेट बनाया गया, क्योंकि उनको इकोनॉमिकल लगता था एज कम्पेयर टू इजराइल। ज़ाहिर है वेपन दूर हैं, एक्यूरेसी कम है, उनका डिफेंस सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, तो उन्होंने समझा कि रिलेटिवली आसान टारगेट यूएई है। यूएई की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका सारा बिजनेस और जो ट्रेड है, टूरिज्म है, एविएशन इंडस्ट्री है, होटलिंग है, तमाम की तमाम इफेक्ट हुई है। तो जाहिर है उन्होंने हर्ट फील किया।
पाकिस्तान का जो रोल है, देखिए हमारी कामयाब डिप्लोमेसी अभी तक यही रही है कि हमने तमाम साइडों को, अगर बिगर पिक्चर लें तो अमेरिका के जो साथ हैं, जितने अरब ममालिक जो साथ दे रहे थे, ईरान को, जीसीसी के ममालिक को, ये बावर कराने में कामयाबी हासिल की है कि हमारी जो दोस्ती है एक साइड की, या बातचीत करने में हम किसी की साइड लेते हैं और दूसरी की लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक को साइड का, दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी है। यूएई को भी यही समझाने या समझने की जरूरत है कि अगर सऊदी अरब के हमारा डिफेंस एग्रीमेंट उस वक्त का है जब कतर पर हमला हुआ था, उसके फौरन बाद हुआ था, तो बायलैटरल हमारा रिलेशनशिप है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर सऊदी अरब में हमारी एयरफोर्स जाएगी, वहां पे ट्रूप्स जाएंगे, तो उसका मतलब है वो किसी के लिए ऑफेंस के लिए जा रहे हैं और खासतौर पर किसी मिडिल ईस्ट ममालिक के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक उनको ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि हमारी, जैसे मैंने किया, जब ये हुआ था, अभी जब रिसेंटली पाकिस्तानी ट्रूप्स डिप्लॉय हुए हैं सऊदीया में, तो ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि शायद खुदा न ख्वास्ता, ये खास करके भारतीय मीडिया की तरफ से, कि शायद सऊदीया की साइड से जो है ईरान पर पाकिस्तान हमला करने जा रही है। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं, आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ। प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं शो स्पॉइलर उन्हीं की बात कर रहा था, शो स्पॉइलर की, जो हमारे मुखालफीन हैं वो यही शो करते हैं, दो चार करके ईरान को भी रियलाइज करवाते हैं, यूएई को भी यही कहेंगे कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये आपके खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं था। पाकिस्तान ने ये आई एम श्योर क्लोज डोर में एश्योरेंस दी होगी, और ये मैं बता सकता हूँ कंफर्म सोर्सेज से कि उन्होंने ये कंफर्ट लेवल ईरान का डेवलप किया था कि ये इस डिप्लॉयमेंट का मतलब एज एन ऑब्लिगेटरी है, बायलैटरल। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि जब भी सऊदी अरब पर हमला हुआ तो ये पाकिस्तानी फोर्सेज आप पर, ईरान पर हमला कर देंगी। ये ऐसा कंफर्ट लेवल हमने नहीं क्रिएट किया था, जिसका मतलब ये है कि ये एश्योरेंस दी गई थी क्लोज डोर के अंदर। ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ इस वजह से कि देखिए लॉजिकल है, और उसमें अंदर कोई रॉकेट साइंस है नहीं। हमने ईरानी दोस्तों को कंफर्टेबल रखना है। गुलाम रसूल साहब, आपसे आगाज करते फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगी। आप कंक्लूड कीजिएगा इसको, सिचुएशन को जो चल रही है, और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान इससे क्या नतीजा निकाल सकता है अपने हक में। देखिए, पाकिस्तान स्टेड फास्ट है अमन के सफ़र में, अमन का पैगंबर है, और वो हमें आखिर दम तक करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो विज़िट है इंटर मिनिस्टर साहब का 2 कंसेक्टिवली, वो उसी की कड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान रिमेन्स मोस्ट रिलायबल मीडिएटर। नंबर 3 और बहुत अहम वो ये है कि पाकिस्तान के ये बहुत बड़ा कमाल है कि डिस्पाइट ऑल दीज क्राइसिस, अप्स एंड डाउन्स, उन्होंने कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 वारिंग पार्टीज को नहीं टूटने दिया। ये सबसे बड़ा कमाल मीडिएटर का होता है कि जिस दिन भी कम्युनिकेशन टूट गया, वहां पे मिसकैलकुलेशन हो जाएगी। तो आई थिंक वन ऑफ द जो हमारी अपने आप को, पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि आवर कंट्रीब्यूशन टू द पीस, कि हमने मिसकैलकुलेशन को बचाया है और जंग को आगे बढ़ाने से, फैलने से बचाया है, और इसी वजह से बेसिस बने कि इंशाअल्लाह आगे कोई ना कोई अमन की सूरत निकल आएगी। ठीक है, अब डॉक्टर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डिफेंस के अलावा पाकिस्तान बहुत कुछ और भी नतीजा निकाल सकता है, खर्च कर सकता है। सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करने, हमें और भी बहुत कुछ करना है। ऑन दिस पाकिस्तान सऊदीया ना जी, ये बात हो रही थी, मुझे जी, बिल्कुल यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में क्या आउटकम्स अपने लिए निकाल सकता है, इकोनॉमी के लिहाज से भी स्पेशली। देखिए, ये तो डिपेंड करता है, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई है, लेकिन सवाल ये बनता है कि हम इससे निकालेंगे क्या। हमारे पास पहले भी अपॉर्चुनिटीज आती रही हैं, ये नहीं है कि ये पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, लेकिन सवाल ये बनता है कि हम इसको क्या एक बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई हम जैसे कहते हैं कि दुनिया के साथ हम किन लाइंस पे इंगेज करेंगे। वैसे आपको आसार नजर तो मुझे आते लगता है, देखिए, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी कैसी रहती है, लीडरशिप क्या फैसले करती है, लोग इसमें क्या चीज़ें देखते हैं। बहुत ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस उम्मीद के साथ ही हमें रहना चाहिए। लेकिन जो माजी हमारे पास है, जैसे हमने सी पैक की इतनी बड़ी पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन हम उसको कोई मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके। अमेरिकन के साथ आपकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी, लेकिन वो कोई बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मौका है, हम क्या वाकई ये चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इट्स अ बिग क्वेश्चन, ये तो एज ए कॉम सोचना होगा जी।
ठीक है, लेकिन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पहले अमन का रास्ता जो है, जो बनाया हुआ है, उस पर कायल कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, गुलाम रसूल बलोच साहब साबिक एम्बेसडर, इनके साथ साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चश्ती साहब मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार। तीनों ने जो है बड़ी डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एस्पेक्ट्स इस सिचुएशन से उभर रहे हैं, कौन कौन से पर्सपेक्टिव रखे जा रहे हैं दुनिया में, और यकीनी तौर पे जो दुनिया है वो मुख्तलिफ मल्टी पोलर की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ ज़्यादा ब्लॉक्स में कन्वर्ट तो हो चुकी है, बस उसे डिक्लेयर करना बाकी है। लेकिन डिक्लेयर आप किस बुनियाद पर करेंगे? इकॉनमी की बुनियाद पर करेंगे, डिफेंस की बुनियाद पर करेंगे, धौंस की बुनियाद पर करेंगे, बदमाशी की बुनियाद पर करेंगे? ये एक बहुत बारीक लाइन है जिसे अभी भी डिस्क्राइब होना बाकी है, क्योंकि जो कुछ अभी तक अमेरिकी ब्लॉक या अमेरिकन ने दुनिया में कर दिया है, राइट फ्रॉम इराक वॉर टू जो कुछ मिडल ईस्ट में हुआ अरब स्प्रिंग की सूरत में, और उसके अलावा जो कुछ अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग करने के बाद हुआ, वियतनाम वॉर, और बहुत कुछ, द हिस्ट्री गोज़ ऑन। और यही चीज़ हमें भी सीखनी है बीइंग एशियंस के, हमने अपने ब्लॉक को कैसे स्टेबलाइज़ करना है या बेहतर करना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।